नमस्कार, दंगल में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शुभांकर मिश्रा। गुजरात में चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन राजनीतिक पार्टियों ने अपने अपने दांव खेलने तेज कर दिए। सूत्रों की माने तो फिर 1 या फिर 2 नवंबर को गुजरात में चुनावी तारीखों का ऐलान हो सकता है। और इससे पहले आज बीजेपी ने एक बड़ा कार्ड खेला। बीजेपी ने गुजरात में यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने के संकेत दिए, जिसमें एक बार फिर गुजरात की सियासत को गर्म कर दिया है। आम आदमी पार्टी जहां विरोध में उतर आई है, तो वहीं असदुद्दीन ओवैसी ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं। इस पूरे मसले पर चर्चा के लिए हमारे साथ कई खास मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। चुनावी तारीखों के ऐलान के इंतजार के बीच गुजरात में हर सियासी पार्टी का अपना अपना दांव। हर किसी का मिशन वोटरों को साथ लाने का है, हर किसी की कोशिश ज्यादा से ज्यादा वोट पाने की। और अब इसी प्रयास में बीजेपी ने गुजरात में वो दांव चलने की तैयारी कर ली है जिसके सामने दूसरे दलों के बड़े बड़े दावों और वादों का दम फूल सकता है। दरअसल गुजरात सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड पर कमेटी बनाएगी। कमेटी सिविल कोड लागू करने पर संभावनाएं तलाशेगी। हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज कमेटी की अगुवाई करेंगे। जाहिर है, यूनिफॉर्म सिविल कोड एक ऐसा मुद्दा है जिसे बीजेपी के विरोधी हिंदुत्व वाले एजेंडे से जोड़ते हैं। यही वजह है कि गुजरात में इसकी तैयारी के ऐलान के साथ सियासत शुरू हो गई। एआईएमआईएम अध्यक्ष ओवैसी ने इस ऐलान को चुनावी फायदे से जुड़ा बताया। बीजेपी की मंशा पर सवाल उठाया। मुझे कोई ताज्जुब नहीं है। भाजपा की पुरानी ये आदत है कि जब कभी चुनाव आते हैं तो इस तरह के मुद्दों को उठाती है अपनी सियासी रोटी सेकने के लिए। मुझे इस पर कोई ताज्जुब नहीं है। ये तो उनका एक एक्सपेक्टेड था कि और करेंगे और बहुत सी चीजें करेंगे। ओवैसी ने यह भी सवाल किया कि गुजरात के कुछ इलाके में आदिवासी आबादी काफी संख्या है। ऐसी सूरत में सूबे में यूनिफॉर्म सिविल कोड कैसे लागू होगा? कि गुजरात में ट्राइबल लोग हैं, वो कैसे एक्सेप्ट करेंगे उसको? हमने तो कॉन्स्टिट्यूशन में उनको प्रोटेक्शन दिया है। ट्राइबल लोगों के कल्चर को कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन है उनको। कैसा करेंगे आप? छोटू भाई वसावा राजी हो जाएंगे क्या? जो ट्राइबल लोग, जो दूसरे बीजेपी में जो ट्राइबल लोग हैं, वो राजी हो जाएंगे इस यूनिफॉर्म सिविल कोड को? विरोध की आवाज सिर्फ ओवैसी की ओर से ही नहीं उठी। कांग्रेस ने भी इस ऐलान को महज वोटरों को भरमाने का तरीका बताया। भ्रमित करवा माटे, लोकोने उश्केरवा माटे, लोकोने लालच आपवा माटे के लोकोने पोतानी तरफ खेंचवा माटे बधा प्रयत्नो सरकार करशे। पण लोको समझी शक्या छे कि जे सरकारे 27 वर्ष आपणी चिंता ना करी, हवे 27 दिवस बाकी छे त्यारे आपणी चिंता करवा निकळ्या छे। एनो स्पष्ट मतलब छे के चूंटणीमां मत लेवा माटेना निर्णयो छे। साफ है कि गुजरात चुनाव से पहले हिंदुत्व वाली सियासत पूरी तरह से रंग ले चुकी है। केजरीवाल नोटों पर लक्ष्मी गणेश की तस्वीर वाला दांव चल चुके हैं और उन्होंने गुजराती अस्मिता से जोड़ते हुए सीएम चेहरे के लिए जनता से राय मांगी है। हम जनता से पूछ के तय करते हैं कि आप किसे मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। आप लोगों को याद होगा, जब पंजाब के चुनाव हुए थे, हमने जनता से पूछा था कि अगला मुख्यमंत्री कौन होना चाहिए, और बड़े भारी बहुमत से जनता ने भगवंत मान साहब का नाम लिया था कि भगवंत मान को हम मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। और जनता की इच्छा के अनुसार हमने भगवंत मान साहब का नाम अनाउंस किया था। अब पूरे गुजरात के अंदर माहौल ये बन चुका है कि आम आदमी पार्टी की सरकार आ रही है। 70-35 से समाप्त कर सकते हैं, ट्रिपल तलाक से निजात दिला सकते हैं, सीए का कानून ला सकते हैं, तो जो बाकी बचा वो भी कर देंगे जी। अगर मोदी सरकार चीन को मुंह तोड़ जवाब अतिक्रमण का हमारे सैनिक दे सकते हैं, पाकिस्तान में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक कर सकते हैं, तो जो कहा है वो सब काम पूरा करके दे सकते हैं। अगले हफ्ते गुजरात में चुनावी तारीखों का ऐलान हो सकता है। उससे पहले हर कोई अपना जोर लगा रहा है, चुनावी जीत के लिए अपने एजेंडे को आगे बढ़ा रहा है। अहमदाबाद से सौरभ बख्तानिया के साथ आज तक ब्यूरो। तो ये पूरी रिपोर्ट हमने आपको दिखाई। कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन फिलहाल जो 2 मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं उनके पास सीधे रुख करते हैं। कलीमुल हफीज साहब हमारे साथ हैं, एआईएमआईएम के नेता हैं, आपका स्वागत है। और हमारे साथ प्रोफेसर संगीत रागी जी हैं, जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं और आरएसएस के जानकार हैं, बीजेपी को भी अच्छे समझते हैं। इसलिए संगीत जी, शुरुआत में आपसे करूंगा। चुनाव की तारीखों के ऐलान के पहले
ये जो बड़ा दांव चला है, बीजेपी के समर्थक कुछ इसे मास्टर स्ट्रोक कह रहे हैं, कोई कह रहा है कि देखिए जी ये तो गेम चेंजर साबित होगा, इसी से जीत डिकोड होगी। लेकिन इसे समझा कैसे जाए? ये जीत की तड़प है, क्योंकि राज्य सरकार के हाथों में अगर प्रैक्टिकली देखें तो बहुत कुछ नहीं है, और जब तक ये कमेटी कुछ ठोस लेकर आएगी तब तक तो चुनाव बीत चुके होंगे। तो क्यों ना इसे चुनावी दांव कहा जाए, लक्ष्मी गणेश काउंटर कहा जाए। देखिए, यदि 2019 का यदि भारतीय जनता पार्टी का मैनिफेस्टो यदि पढ़ेंगे तो उसमें एक प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का एक कमिटमेंट है कि हम यूनिफॉर्म से यदि हम जीतते हैं, इफ वी आर वोटेड टू पावर वी विल ब्रिंगिंग यूनिफॉर्म सिविल कोड। यदि आप भारतीय जनसंघ के जमाने से लेकर के भारतीय जनता पार्टी की पूरी जो यात्रा है उसमें एक नहीं कम से कम दर्जनों ऐसे प्रस्ताव पारित किए गए हैं जो यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की गई है। राम मंदिर मूवमेंट और जो है वो बांग्लादेशी घुसपैठियों को बाहर भेजने के साथ साथ यह भी एक ऐसा मुद्दा था जो भारतीय जनता पार्टी के हृदय के करीब रहा है। 300 जिसमें कश्मीर का 370 हटाने की बात है। कश्मीर 370 का जो धारा कश्मीर से संबंधित था वो हटा दिया गया है। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो गया है। अब ये रही बात यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे पे था। आपको मालूम है कि उत्तराखंड की सरकार ने, उत्तर प्रदेश की सरकार ने भी इस दिशा में अपने कदम बढ़ाया है, जहां पर अभी चुनाव नहीं है। चुनाव हो जाने के बावजूद जो है उत्तराखंड में ये किया गया है। तो इसको चुनाव से जोड़ करके देखना गलती होगी। इसे चुनाव से बिल्कुल नहीं देखा जाना चाहिए। रागी जी, आप कह रहे हैं चुनाव से जोड़कर देखना गलती होगी, लेकिन आप भी जानते हैं कि सियासत में कुछ भी यूं ही नहीं होता है। सुधांशु त्रिवेदी जी हमारे साथ है। सुधांशु जी, उत्तराखंड की तर्ज पर कहा जा रहा है, यहां भी किया गया, हालांकि उत्तराखंड में भी अब तक कुछ ठोस हुआ नहीं है। कमेटी जो है, कई लोग कह रहे हैं चाय पकौड़े खा रही है। आप ही के एक करीबी सहयोगी अश्विनी उपाध्याय जी, उनकी एक याचिका थी जिसको केंद्र सरकार ने रद्द करने की मांग की, जिसके बाद उन्होंने भी लंबा चौड़ा ट्वीट किया कि हमें अपनों ने लूटा। लेकिन फिर जनता के मन में सवाल ये आ रहा है कि चुनाव की तारीखों के ऐलान के ठीक पहले ये क्या कोई शिगुफा है या जीत को लेकर डर है? क्योंकि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करना क्या वाकई में राज्य सरकार के स्तर पर पॉसिबल है? क्योंकि चाहे वो समान शादी की उम्र की बात की जाए, या फिर ग्राउंड ऑफ डिवोर्स की बात की जाए, या मेंटेनेंस की बात की जाए, अडॉप्शन की बात की जाए, ये सब तो उसको लेकर कानून बने हुए जो केंद्र सरकार का कानून है। ऐसे में इंप्लीमेंट कैसे होगा? शुभांकर जी, देखिए, कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा के हिस्से हैं जिसका राजनीति से कोई मतलब नहीं। जैसा अभी संगीत जी भी कह रहे थे, एक तरफ हम हैं जो हमारा यह मुद्दा भारतीय जनता पार्टी बनने से पहले जनसंघ के जमाने से 71 साल से हमारे स्टैंड में कोई बदलाव नहीं है, और जब जब जैसा अवसर मिला, जनता ने जितनी शक्ति सामर्थ्य दी, उसके अनुरूप हमने उस दिशा में एक एक कदम बढ़ाने का प्रयास किया जी। तो इसका किसी दल के साथ तुलना करने का बिल्कुल औचित्य नहीं है, क्योंकि बाकी तो वो हैं जो जब तक बदलते रहते हैं, चोला बदलते रहते हैं। एक हमारा है जो कंसिस्टेंट स्टैंड है। जहां तक कोई इस पे राजनीति की बात कहे तो मैं पूछना चाहता हूं, जो विषय संविधान के नीति निर्देशक तत्वों में हो, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में हो, जिस विषय में एक नहीं अनेक बार सर्वोच्च न्यायालय टिप्पणी कर चुका हो कि यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए, मुझे लगता है वो दलगत राजनीति का विषय नहीं है। इसे बढ़कर देखना चाहिए। और जहां तक तीसरा प्रश्न आपने किया, क्या राज्य सरकार के अधिकार में है, तो यहीं से एक बढ़िया इसका उत्तर आता है कि एक राज्य है जिसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है, और वो है गोवा जी। और गोवा क्या है? हाईली क्रिश्चियन डोमिनेटेड स्टेट है, और वहां लागू किसने किया सर? ईसाई समुदाय आप तो सुधांशु जी बुद्धिमान व्यक्ति हैं, वहां पर किसने लागू किया था? हमारी भारत सरकार ने किया था या पहले से लागू था? अगर उस जमाने में जाएंगे जनाब, तो ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड लाई थी इंदिरा गांधी 1970 में जी। ब्रिटिश टाइम में किसी को प्रॉब्लम नहीं थी, तब तो यूनिफॉर्म कोड था। पर्सनल लॉ बोर्ड 1970 में आया है, ठीक है। इसलिए फिर अगर हम उसमें जाएंगे तो फिर वो भी बैक ठीक है। अच्छा सुधांशु जी, एक सवाल मेरे मन में और आ रहा है। आप जो बात कह रहे हैं को कोई प्रॉब्लम नहीं जी, बिल्कुल ठीक बात है सर। आपने ये बात अच्छी कही कि आपकी पार्टी की लाइन रही है और ये लाइन पहले से रही है। देने का सिर्फ उद्देश्य ये था। नहीं ठीक है सर। एक सवाल मेरे मन में और आया सर, आप ये बात कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक बात है कि राम मंदिर हो, 370 हो, ये बातें आपकी पार्टी उठाती रही है और बड़ी क्लैरिटी से उठाती रही है। लेकिन सवाल यह है कि अगर पुरुषोत्तम रूपाला जी या हर्ष सिंघवी जी कैबिनेट की बैठक के बाद बीजेपी की टोपी लगाकर बीजेपी दफ्तर से यह अनाउंसमेंट करते हैं, तो क्यों ना इसे हार्डकोर सियासी बात कही जाए
क्यों ना कहा जाए कि गुजरात चुनावों पर असर डालने को लेकर एक ऐसा शिगुफा छोड़ दिया आपने जो शायद वो लक्ष्मी गणेश की काट ही बन जाएगा और जनता के मन में, क्योंकि आपके समर्थकों की भावना भी रही है यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर, तो उनका भी मन जो है वो बहला बहला रहेगा। शुभंकर जी, आपने प्रश्न किया है तो मैं इसका उत्तर देता हूं जी। मैंने पुनः कहा, अगर कोई विषय कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है उसमें सियासत कहां से हो गई भाई? ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल तो कॉन्स्टिट्यूशन का है हिस्सा। दूसरा, यदि अनेक बार सर्वोच्च न्यायालय कह चुका है तो उसमें सियासत कैसी? तीसरा बात, सियासत तब होती है शुभंकर जी जब स्पेसिफिक बात कही जाए, स्पेशल स्टेटस की बात कही जाए कि आप एक वर्ग को संतुष्ट करने की बात कर रहे हैं। यहां तो यूनिफॉर्म होने की बात कही गई है जी। कि समान रूप से सबको, इसमें तो किसी को तुष्टीकरण, किसी को ऊंचा, किसी को नीचा रखने की तो बात ये नहीं। एहसास और गुजरात चुनावों की डेट के अनाउंसमेंट के एक हफ्ते पहले सहजता से चल रहा है। एक आखिरी सवाल सर, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। जो आपने ये बात कही है जी, वहां पर सिर्फ मान्यवर, यदि हम उसको विधानसभा में लाकर प्रस्ताव पारित करवा दिए होते तो आप कहते चुनाव से पहले किया है जी। किसी विषय के ऊपर कमेटी बैठाने की बात एक नहीं अनेक बार न्यायालय कह चुका है जी, ठीक है। अश्विनी उपाध्याय जी भी इस विषय में बता सकते होंगे। अश्विनी तो जो बातें संविधान में है, जो न्यायालय कह चुका है, जो लागू है, उसको मेरे विचार से राजनीतिक नजरिए से ठीक है सर, मैंने तो केवल टाइमिंग को लेकर सवाल पूछा था कि कुछ एक हफ्ते पहले ये बात कहां से आई और कि अगर एक हफ्ते पहले बात आ रही है, एक हफ्ते पहले ये एहसास दोबारा से आ रहा है तो क्यों ना इसे सियासत से जोड़ा जाए। लेकिन ठीक बात है। अश्विनी उपाध्याय जी हमारे साथ। अश्विनी जी, आपका एक ट्वीट देख रहा था मैं, जहां पर आपने लिखा था कि हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था, मेरी कश्ती डूबी वहां जहां पानी कम था। शायद सेंट्रल गवर्नमेंट ने आपकी याचिका को डिसमिस करने की मांग की थी सुप्रीम कोर्ट में। क्या याचिका थी सर वो आपकी? क्योंकि बीजेपी तो कह रही है हम समर्थन कर रहे हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड का। शुभंकर जी, मैं उस पे आने से पहले एक बार मैं बेसिक चीज बताऊं। सेकुलरिज्म और पर्सनल लॉ ये नदी के दो किनारे होते हैं। जो देश सेकुलर होता है वहां पर्सनल लॉ नहीं होता, जो देश जिसमें पर्सनल लॉ होता है वो सेकुलर नहीं होता जी। हम कहते हैं भारत में संविधान है, संविधान का मतलब समान विधान, संविधान का मतलब एक विधान हो, सबके लिए हो। लेकिन दुर्भाग्यवश आजादी के 75 साल के बाद भी भारत में बहुविधान चल रहा है। हिंदू के लिए अलग विधान, मुस्लिम के लिए अलग विधान, पारसी के लिए अलग विधान, ईसाई के लिए अलग विधान। अब मैं आता हूं मूल विषय पे जी। इनफैक्ट यूनिफॉर्म सिविल कोड एक पॉलिटिकल फुटबॉल बन गया है जी। जिनको यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में एबीसीडी नहीं पता वो भी समर्थन करते हैं, जिनको यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में एबीसीडी नहीं पता वो भी विरोध करते हैं। बीजेपी के मैनिफेस्टो में है, इसलिए सब जो बीजेपी के समर्थक है वो चाहते हैं लागू हो जाए। बीजेपी के मैनिफेस्टो में है, इसलिए जितने बीजेपी विरोधी हैं वो इसका विरोध करते हैं। एक्चुअल में जिस दिन इसका ड्राफ्ट आ जाएगा इसमें विरोध करने के लिए कुछ बचेगा ही नहीं जी। तीसरी बात इंपॉर्टेंट, यूनिफॉर्म सिविल कोड से हिंदुओं को कोई फायदा नहीं है जी। हिंदुओं में पहले यूनिफॉर्मिटी आ चुकी है। यूनिफॉर्म सिविल कोड में बेसिक 5 एलिमेंट होते हैं। पहला, शादी विवाह की उम्र समान होनी चाहिए। हिंदुओं में पहले 18 साल 21 साल है, लड़की की शादी की उम्र 18 है, लड़के की 21 है, कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है। फायदा किसको मिलेगा? फायदा उसको मिलेगा जहां शादी की उम्र 9 साल है। तो स्वाभाविक सी बात है यूनिफॉर्म सिविल कोड आने से जो सबसे बड़ा बेनिफिट मिलेगा हमारी मुस्लिम बेटियों को मिलेगा। दूसरा, यूनिफॉर्म सिविल कोड में ग्राउंड्स ऑफ डिवोर्स और प्रोसीजर ऑफ डिवोर्स सबका एक जैसा हो जाएगा। तो हिंदुओं में तो पहले कोर्ट के जरिए तलाक होता है। अश्विनी उपाध्याय जी, आपके जो ये 5 पॉइंटर्स हैं, चाहे वो मेंटेनेंस हो, अडॉप्शन हो, सक्सेशन हो, पॉलीगैमी हो, सारी चीजें ये हम ध्यान रख रहे हैं। मेरा सवाल ये है सर, आपकी अपनी याचिका दायर की थी इस चीज को लेकर, आप कह रहे हैं बीजेपी के मैनिफेस्टो में भी है, तो फिर आपकी याचिका को रद्द करने की मांग क्यों की गई अगर इतना एजेंडा क्लियर है? नहीं, आप जरा इसको समझ लीजिए। आपके करोड़ों दर्शक इसको देख रहे हैं तो कम से कम पहले पिक्चर क्लियर हो जाए कि यूनिफॉर्म सिविल कोड है क्या। तो दूसरा मैं कह रहा हूं, हिंदू में पहले ही, हिंदू, पारसी, ईसाई में पहले जो डिवोर्स होता है वो थ्रू द कोर्ट होता है, यूनिलैटरल नहीं होता, बाकायदा कोर्ट के जरिए होता है। लेकिन जो सबसे बड़ा बेनिफिट मिलेगा मुस्लिम बेटियों को मिलेगा। क्यों? क्योंकि 3 तलाक तो खत्म हो गया, लेकिन तलाके हसन, तलाके अहसन, तलाके बाइन, तलाके सुन्नत, तलाके किनाया आज भी चल रहा है। आज भी ईमेल के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए, फेसबुक क्या बोलते हैं, पोस्ट कार्ड के जरिए, अंतरदेशी के जरिए, कुरियर के जरिए आज भी तलाक हो रहा है। तो बेनिफिट मिलेगा हमारी मुस्लिम बेटियों को। इसी तरीके गुजारा भत्ता सबको मिलना, हमारी मुस्लिम बेटियों को नहीं मिलेगा। ठीक है अश्विनी जी, ये सारी जानकारियां ग्राफिक्स के जरिए लगातार हम टीवी स्क्रीन पर डिस्प्ले कर रहे हैं। आपसे मैंने फिर सवाल पूछा, आप जवाब देना चाहें तो ठीक है, नहीं तो सर मैं आगे बढ़ूंगा। आपकी याचिका रद्द क्यों की मांग की गई? क्या लगता है क्या वजह थी? अगर आज गुजरात में बात उठ रही है तो देश भर में लागू क्यों नहीं किया गया? सेंट्रल गवर्नमेंट का कहना था कि यूनिफॉर्म सिविल कोड पे और कंसल्टेशन की जरूरत है
और यूनिफॉर्म सिविल कोड पार्लियामेंट को लागू करना है, तो आप मतलब कोर्ट इस पे डायरेक्शन नहीं दे, पार्लियामेंट उचित समय पे आफ्टर ड्यू कंसल्टेशन सबसे बातचीत करके इसको लागू करेगा। ठीक है, राशिद अलवी जी भी हमारे साथ है और हमारे साथ कलीमुल जी भी हैं। राशिद जी, मैं आपके पास आऊंगा। आप लोग समर्थन करते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड का? देखिए, अभी तक तो ये नहीं पता है यूनिफॉर्म सिविल कोड है क्या चीज, कोई ब्लूप्रिंट नहीं है उसका, कैसा यूनिफॉर्म सिविल कोड होगा। बार बार ये शोर मचाया जाता है कि यूनिफॉर्मिटी आनी चाहिए, वन नेशन वन लॉ। एक तो मैं आपको बता दूं कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये कंकरेंट लिस्ट के अंदर है। कंकरेंट लिस्ट का मतलब है कि स्टेट गवर्नमेंट भी बना सकती है और सेंट्रल गवर्नमेंट भी बना सकती है। मैं बड़े अदब से एक सवाल पूछता हूं, गुजरात में कर दीजिए आप यूनिफॉर्म सिविल कोड, राजस्थान में हम दूसरा करेंगे, मध्य प्रदेश में तीसरा करेंगे, तो हिंदुस्तान में ये 28-29 यूनिफॉर्म सिविल कोड होंगे, तो क्या ये यूनिफॉर्मिटी आएगी? नहीं, ठीक है, आपने अच्छी बात की। हर स्टेट को ये इजाजत है जी, अब अपना अपना यूनिफॉर्म सिविल कोड बना ले। ठीक है, अब ये सुन लीजिए, पूरी बात सुनिए। क्या देश के अंदर, सुनिए पूरी बात आप, क्या देश के अंदर सारे क्रिमिनल लॉ एक हैं? कहीं एंटीसिपेटरी बेल मिल सकती है, कहीं नहीं मिल सकती है। और नॉर्थ ईस्ट के अंदर 200 साल पुराने कानून मौजूद हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑनर करता है। किस तरीके की यूनिफॉर्मिटी की बात करते हैं? नहीं, राशिद साहब, और सवाल मेरा कुछ और था। मैंने आपसे पहला सवाल इसलिए पूछा था ताकि मैं दूसरा सवाल पूछ सकूं। अब मेरा दूसरा सवाल, जो मूल सवाल है, वो ये है कि साल 1955 में, उस दौर में नेहरू सरकार ने हिंदू मैरिज एक्ट लागू किया, हिंदुओं, बौद्धों, जैनों, सिखों के लिए प्रभावी कर दिया। लेकिन आपकी पार्टी पर यह आरोप लगते हैं कि कट्टरपंथी मौलानाओं के सामने आप झुक जाते हैं, चाहे वो शाहबानू केस हो या मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को खत्म करने की मांग हो, यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की मांग हो। आप लोग तुष्टीकरण के चलते पूरे देश में एक कानून का समर्थन नहीं करते हैं, यह आरोप आप पर लगते हैं। क्योंकि अश्विनी जी भी कह रहे थे कि समान विधान संविधान, मतलब दंड विधान अगर एक है तो नागरिक विधान एक क्यों नहीं? अभी मैंने इतनी सारी बातें आपसे कही और मुझे बड़े अफसोस की बात है, मैं कह रहा हूं अगर हर स्टेट के अंदर आप अलहदा यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाएंगे तो 29 यूनिफॉर्म सिविल कोड होंगे, कहां से यूनिफॉर्मिटी आएगी? और आप सन 55 की बात कर रहे हैं, हिंदू लॉज की बात कर रहे हैं। अरे हिंदू लॉज में तो सबसे ज्यादा अमेंडमेंट की जरूरत है। मैं जब वकालत करता था सुप्रीम कोर्ट के अंदर, तो एक केस किसी आदमी ने डाइवोर्स का फाइल किया था 50 साल की उम्र में, और सुप्रीम कोर्ट ने उसे डाइवोर्स दिया 80 साल की उम्र में। यह कानून है। अच्छा चलिए ये भी छोड़ दीजिए, मैं एक बात बड़े अदब से कहता हूं, क्या डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के अंदर सिर्फ आर्टिकल 44 है, दूसरे आर्टिकल्स नहीं है? 16 आर्टिकल्स हैं, बाकी किसी आर्टिकल पे बहस नहीं होती है। उसमें है कि एग्जीक्यूटिव को जुडिशरी से अलहदा कर दीजिए। क्या भारतवर्ष में सभी नागरिकों के लिए समान कानून होने चाहिए सर? बड़ा सीधा सवाल है सर, क्या भारतवर्ष में सभी नागरिकों के लिए समान कानून होने चाहिए? सीधा जवाब, चाहे वो शादी ब्याह की बात हो, चाहे वो शादी में उम्र की बात हो, विरासत की बात हो, डिवोर्स की बात हो, क्या एक तरह का होना चाहिए? क्योंकि अक्सर यह आरोप लगता है कि जो संविधान की सबसे ज्यादा दुहाई देते हैं, जब बात धर्म की आती है तो वो पर्सनल लॉ की तरफ खिसक जाते हैं। देखिए मुझे ताज्जुब है, शायद मैं आपको अपनी बात समझा नहीं पा रहा। यूनिफॉर्म सिविल कोड कैसे बनाएंगे आप? क्या उसका कोई ब्लूप्रिंट है? आंध्र प्रदेश से मैं राज्यसभा का मेंबर रहा हूं, वहां पे पहली प्रायोरिटी होती है। ठीक है, सुधांशु जी कुछ भांजी के साथ शादी करता है मामा जी, पहली प्रायोरिटी होती है। यूनिफॉर्म सिविल कोड का ब्लूप्रिंट क्या है आपके पास? और मैं बार बार कह रहा हूं कि हर स्टेट के अंदर अलहदा से यूनिफॉर्म सिविल कोड बनेगा। तो क्या ये यूनिफॉर्म, सुधांशु जी क्या ब्लूप्रिंट है आपके पास? अगर कोई ब्लूप्रिंट नहीं है तो किस बात को आधार बनाकर आप लोग कह रहे हैं? तो उसके बाद कलीमुल जी मैं आपके पास आऊंगा। देखिए जो बात राशिद अलवी जी कह रहे हैं, और देखिए जो राशिद अलवी जी ने कहा, जो अश्विनी जी ने कहा, इसमें कोई भेद भी नहीं है। देखिए राशिद अलवी जी ने कहा अलग अलग कानून होंगे, बिल्कुल होगा, मगर समानता कहां होगी? जैसे चोरी करने पे सजा है, चोरी करने पे राज्यों में अलग अलग सजा हो सकती है, परिस्थिति का अलग अलग निर्धार पर चोरी करने पे सजा होगी।
तो यदि यूनिफॉर्म सिविल कोड आ जाएगा अलग अलग राज्यों में, तो जो भी डाइवोर्सी वुमेन होगी, जो परित्यक्ता होगी, उसको गुजारा भत्ता मिलेगा। ये ठीक है, राज्य उसकी प्रक्रिया और अनुपात वो अलग अलग नियम बना सकते हैं, तो ऐसा नहीं होगा कि उसे गुजारा भत्ता ना मिले, यह समानता होगी। दूसरा, मैं अदब से पूछना चाहता हूं, यदि हिंदू छोड़िए, सिख, जैन, पारसी, यहूदी, ईसाई, किसी को प्रॉब्लम नहीं है, तो ये तो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल जैसा मामला हो गया कि एक कम्युनिटी का वीटो होगा साहब, सब एक तरफ, हम एक तरफ, सबका हमारा जलवाए जलाल इतना होना चाहिए कि वीटो है तो मामला कानूनी नहीं सियासी हो जाता है। और मैं अदब से एक और बात पूछना चाहता हूं, यदि किसी को, मुस्लिम समुदाय को यह लगता है कि यह उनका मजहबी मामला है, तो सिविल कोड क्यों, फिर क्रिमिनल में भी आप कहिए ना कि मेरा इस पे पर्सनल लॉ होना चाहिए। चोरी करने पे हाथ कटवाऊंगा, शराब पीने पे कोड़े पड़वाऊंगा, ये तो नहीं चाहिए। चलिए आप कहेंगे क्रिमिनल में हमें नहीं चाहिए, क्रिमिनल में हमें यूनिफॉर्म एक्सेप्टेबल है, सिविल में चाहिए। तो मैं एक बात पूछना चाहता हूं, इस्लामी मान्यता के अनुसार ब्याज लेना गैर कानूनी है, ये तो सिविल मैटर है। आज सब लोग घोषणा कर दें कि कोई बैंक से कोई ब्याज नहीं लेगा, ब्याज का जो पैसा चढ़ेगा वो वापस कर दिया जाएगा ना, वो भी चाहिए। मतलब क्रिमिनल में मुझे यूनिफॉर्म लॉ चाहिए, पर्सनल लॉ नहीं चाहिए। सिविल मामले में भी जहां मुझे मुफीद लगेगा वहां तो पर्सनल चाहिए, मगर एक ही में पर्सनल नहीं चाहिए, तो मामला जनाब बहुत पर्सनल नजर आता है। और ये बहुत पर्सनल के साथ साथ कुछ मुझे लगना चाहिए कि अगर हम ये कहें कि थोड़ा एक जिस प्रकार से राजनीतिक दृष्टि से न सिर्फ गलत नजर आता है बल्कि शरारतपूर्ण भी नजर आता है, क्योंकि सिर्फ औरतों के हक के मारने के लिए चाहिए। मैं कहना चाहता हूं कि इन लोगों ने क्यों नहीं कहते हैं कि साहब जो मर्दों पे लागू होता है वह भी होगा ना, वो सब तो नहीं चाहिए मुझे, औरत हिजाब में चाहिए जी, मगर मर्द जो होगा वो कैसे भी चल सकता है, उसके ऊपर कोई रूल नहीं होना चाहिए। इसीलिए यह समस्या होती है। तो मेरा सिर्फ यह कहना है कि मुस्लिम समुदाय भी यह बात तय कर ले जी, उसे मुसलमान कहते हैं मुसल्ल ईमान, अपने ईमान का पूरा, तो पूरा ईमान चाहिए या आधा ईमान चाहिए या थोड़ा सा ईमान चाहिए। ठीक है, कलीमुल हफीज साहब भी हमारे साथ हैं, क्योंकि ओवैसी जी की तरफ से तुरंत काउंटर आ गया, कहा कि बीजेपी ऐसे शिगुफे जो है वो चुनाव के वक्त छोड़ देती है, हम हैरान नहीं होते हैं। लेकिन कलीमुल साहब जो बातें सुधांशु जी कह रहे थे कि भाई हिंदुओं को आपत्ति नहीं है, बौद्धों को नहीं है, जैनों को नहीं है, सिखों को नहीं है, तो फिर अलग से वीटो पावर आपके लिए क्यों? और अगर है भी तो दंड विधान में आप एडजस्ट कर लेते हैं, और जहां नागरिक विधान की बात आती है वहां पर आप लोग फिर दाएं बाएं देखने लगते हैं। तो फिर ऐसा क्यों? क्या आप लोग मर्दों का डोमिनेंस बनाए रखने के लिए, क्योंकि 1950 से अगर आगे बढ़े, शाहबानों तक भी पहुंच जाएं, तो वहां भी आप लोगों ने अपनी बात रखवा ली थी और कांग्रेस ने आपकी बात मान ली थी, सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलट गया था। देखिए शुभांकर जी, मैंने सभी वक्ताओं की बात सुनी, मुझे उम्मीद है कि आप मुझे 2 मिनट अनइंटरप्टेड दें जी। सवाल, पहली बात यह है कि उत्तराखंड के चुनाव के टाइम पे भी जब भारतीय जनता पार्टी ने अपना संकल्प पत्र जारी किया था, उसमें 25 पॉइंट रखे थे, लेकिन उसमें ये यूसीसी की बात नहीं की थी। लेकिन चुनाव से ठीक पहले धामी जी ने डिक्लेयर किया कि हम यूसीसी पे अपनी कमेटी बनाएंगे, और उन्होंने ध्रुवीकरण के लिए कोशिश की। लेकिन अब मैं वही सेम चीज अभी गुजरात में चुनाव के लिए कर रहे हैं। लेकिन अब मैं आता हूँ हकीकत, खुद नरेंद्र मोदी जी का अपना लॉ कमीशन, जिसको सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस BS चौहान ने हेड किया 2018 में, पूरी हिंदुस्तान की पब्लिक से कंसल्टेशन के बाद उन्होंने ये रिकमेंडेशन दी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड ना तो डिजायरेबल है और ना नेसेसरी है। उनके कमीशन की अपनी रिकमेंडेशन है। अब आइए बात ये कि हमारे जो देश के प्रधानमंत्री हैं, उनको हमारे देश की डाइवर्सिटी और प्लूरलिज्म हमेशा प्रॉब्लम नजर आती है, इसलिए उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या देते हैं? 1 नेशन 1 टैक्स, 1 नेशन 1 इलेक्शन, 1 नेशन 1 कल्चर, 1 नेशन 1 लॉ। यानी वो हमारी जो यूनिटी इन डाइवर्सिटी में जो स्ट्रेंथ है उसको वो वीकनेस समझते हैं। उसकी वजह से वो ये बार बार ये शगुफे छुड़वाते हैं और इस तरीके से पब्लिक को गुमराह करते हैं कि जैसे मुसलमान इसका विरोध कर रहे हैं। अरे भाई, मुसलमान इसका विरोध नहीं कर रहे हैं। मुसलमान तो जब आएगा नंबर, जब आपको ड्राफ्ट लेकर आएंगे। चुनावी सवाल देखिए, मैंने आपको समय दिया सर। अब मेरे 2 छोटे छोटे सवाल आपसे हैं। देखिए, बीजेपी से मैं सियासी सवाल पूछ रहा हूं। मेरे 2 सवाल आपसे हैं। एक सवाल तो यह है कि चुनाव को अगर हम साइड भी रखते हैं, तो आप मुस्लिम मर्द जो हैं वो क्यों चाहते हैं कि अपनी महिलाओं को शोषण करें? क्यों जो बहुविवाह की सुविधा है वो केवल पुरुषों को मिले? या तो आप कहिए कि औरतों को भी मिल जाए आपके यहां पर, वहां पर आप लोग दाएं बाएं देखने लगते हैं। जी, बहुत अच्छी बात कही आपने। देखिए, जो पॉलीगैमी है, मैं नेशनल हेल्थ फैमिली सर्वे का बता रहा हूं, पॉलीगैमी मुसलमानों में 1.9% है, जो कि लीगल है उनकी, लेकिन हिंदुओं में 1.3% है, और ट्राइबल्स में और क्रिश्चियन में इससे भी ज्यादा है।
आप दूसरी आइए जो सेपरेटेड एंड अबंडेंट वुमेन है, मुसलमानों में तो तलाक बाकायदा लीगल होती है, हिंदुओं में तो इलीगल है। तब भी 20 लाख हिंदू हमारी बहनें ऐसी हैं जिनको हिंदू मर्दों ने, भाइयों ने हमारे उनको छोड़ रखा है या अबंडन कर रखा है। सवाल ये है कि आप, ये भारतीय जनता पार्टी देश को गुमराह करती है। अगर ये कोई ड्राफ्ट लाए, ये बताए कौन सा स्कूल ऑफ थॉट इसको मानेगी, ये बताए कि किरण रिजिजू जो उनके लॉ मिनिस्टर है वो कहते हैं बीफ हमारे यहाँ अलाउड है, बाकी सब जगह ये कहते हैं कि बीफ नहीं खा सकते। आप अपने सवाल का जवाब दीजिए सर, आप अपना छोड़ के बाकी सब आप जवाब देते रहे। आप अपनी बात को रखने की जगह पर सब जवाब देते रहे। फिर एक दूसरा सवाल पूछता हूं मैं, उसके बाद अभिषेक जी के पास जाऊंगा मैं। क्या सेकुलर देश में पर्सनल लॉ की जगह बनती है, क्योंकि ये सिक्के के दो अलग अलग पहलू हैं? देखिए, सेकुलर देश एक धर्म प्रधान देश भी है, ये इसमें तमाम कल्चर, तमाम मजहब, तमाम जो अपने कम्युनिटीज है वो अपने हिसाब से रहती है। अगर आप जो भी गोवा का नाम गोवा में यूसी आपने लागू किया, गोवा में आज भी अगर हिंदू, आपकी बात से स्पष्ट हो गया। नहीं, आप सुनिए, अगर गोवा में हिंदू महिला को 20 से 25, ठीक है, देखिए अश्विनी जी की मुस्कुराहट काफी स्पष्टता दे रही है। ठीक है, मैं आपके पास आऊंगा। अभिषेक सुधीर जी हमारे साथ जुड़े, आम आदमी पार्टी के समर्थक है। अभिषेक जी, आप लोगों ने एक दांव चला जिसमें था लक्ष्मी गणेश जी की फोटो को लगवाना, अब लग रहा है कि उसका एक बड़ा काउंटर आ गया है। आपका स्टैंड क्या है इस पूरे मामले पर, जो बीजेपी आज यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कर रही है? देखिए, मेरा जो स्टैंड है और पार्टी का स्टैंड है उसमें तो अंतर हो सकता है। मैं तो सिर्फ एक छोटा सा समर्थक हूं। पार्टी का ऑफिशियल स्टैंड आई एम श्योर अभी जल्द से जल्द बाहर आ जाएगा। मेरा स्टैंड ये है कि भाई 25 साल से आप सत्ता में है गुजरात में, अभी आपको पैनल बनाना पड़ा। जब अरविंद जी ने लक्ष्मी गणेश जी की फोटो के बारे की मुद्दा उठाई, 3 दिन बाद आप यूसीसी का पैनल बना रहे हैं। वाह भाई वाह, 25 साल से कहा थी ये पैनल। अरे गोवा में सिविल कोड है, भाजपा गुजरात में कितने सालों से सरकार चला रही है, वहां कहां थी पैनल? जो पार्टी कट्टर ईमानदार पार्टी है, जो कट्टर देशभक्त पार्टी है, वो नैरेटिव सेट कर रही है आज गुजरात में। गुजरात की जो नैरेटिव है वो है स्वास्थ्य और शिक्षा। अरविंद जी नैरेटिव सेट कर रहे हैं, अरविंद जी के पिच पे ये खेल नहीं पा रहे, फिर इसीलिए ये यूसीसी और हिंदू मुस्लिम शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं। ये गुजरात में मुद्दा ही नहीं है यूसीसी। अगर ये यूसीसी लाएंगे तो वो संविधान में लिखा है कि राज्य सरकारों को यूसीसी लाने का पूरा प्रयास करना है, तो करिए प्रयास, लाइए। 2014 में आपके घोषणा पत्र में था, 2019 में छोटा सा रिएक्शन लूंगा, उसके बाद मुझे ओवैसी जी की प्रतिक्रिया सुनवानी है। 27 साल से आप लोग क्यों नहीं ला रहे थे इसे? आज लक्ष्मी गणेश के काउंटर में क्यों? चुनाव की तारीखों के ऐलान के 1 हफ्ते पहले क्यों? देखिए, बड़ी मजेदार बात यह है कि अभी अभिषेक सुधीर जी कह रहे थे कि आम आदमी पार्टी का एजेंडा तो यह है, मगर शुभंकर जी याद है 3 दिन पहले सुबह सुबह ट्वीट आया था अरविंद केजरीवाल जी का, मैं बहुत महत्वपूर्ण विषय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहा हूं। तो अब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी लक्ष्मी गणेश जी की फोटो पे, तो अब उन्होंने खुद तय कर दिया ना कि बहुत अत्यंत महत्वपूर्ण क्या है, बाकी सब सेकेंडरी है। तो अब हम केजरीवाल जी की बात को एथेंटिक माने, आम आदमी पार्टी का स्टैंड, या उनके किसी प्रवक्ता या समर्थक जो उनकी बात को सही माने, तो ये तो साफ हो गया ना कि उनके दिमाग में क्या था। अब मैं दूसरी बात पूछ रहा हूं, ये कह रहे अरे हम 27 छोड़िए, हम तो 71 साल से हमारे वो एजेंडा में है। आपके एजेंडा में ये कब था बताइए? आपका एजेंडा तो कभी यूं कभी यूं, कभी दूसरा एजेंडा रहता था। दूसरा मैं एक जनरल बात कहना चाहता हूं, सारे लोग जो बैठे मुझे जवाब दे दें, दुनिया का एक सेकुलर देश बताइए जहां पर मुस्लिम पर्सनल लॉ होता हो और इतना इंपॉर्टेंट स्टेटस होता हो कि अगर सुप्रीम कोर्ट भी उसके खिलाफ आ जाए तो सुप्रीम कोर्ट को ओवर रूल कर दिया जाएगा। मैं माफी मांगने को तैयार हूं। यह सिर्फ मुस्लिम देशों बहुत बड़ा आपने बयान दिया, लेकिन इस बयान पर रिएक्शन लेने से पहले एक बार बता दें कि यूनिफॉर्म सिविल कोड पर ओवैसी जो हैं वो भड़क गए हैं और कहा कि चुनाव के वक्त बीजेपी ऐसे मुश्किल आती है, मुस्लिमों को खत्म करना चाहती है बीजेपी। आम आदमी पार्टी भी यहां पर अपने तरीके से कार्ड खेल रही है, मुस्लिमों को खत्म करना इन सबका मकसद है। सुनवाते हैं क्या कुछ कहा ओवैसी ने। गुजरात में अगले हफ्ते चुनाव अनाउंस हो सकते हैं और उससे ठीक पहले आज गुजरात सरकार की आखिरी कैबिनेट बैठक में एक प्रस्ताव पेश किया जाने वाला है, जहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए एक कमेटी का गठन होगा। इस वक्त हमारे साथ एआईएमएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी साहब मौजूद है। सर, चुनाव के ठीक पहले आखिरी कैबिनेट की बैठक में ऐसा प्रस्ताव आएगा,
इस मुद्दे को आप किस तरीके से देखते हैं? नहीं, मुझे कोई ताज्जुब नहीं है। भाजपा की पुरानी ये आदत है कि जब कभी चुनाव आते हैं तो इस तरह के मुद्दों को उठाती है अपनी सियासी रोटी सेकने के लिए। मुझे इस पर कोई ताज्जुब नहीं है। ये तो उनका एक तो एक्सपेक्टेड था कि और करेंगे, और बहुत सी चीजें करेंगे। पहले उत्तराखंड के पहले ये ऐसा किया गया था, वहां पर अब गुजरात में ऐसा किया गया है, किस तरीके से आप देखते हैं? देखिए, मेरा मानना ये है कि ये बीजेपी असल मुद्दों पर बातचीत करना नहीं चाहती। कोविड में वो नाकाम साबित हुए पूरे गुजरात में। कई गुजरात के गुजराती जनता को बेड नहीं मिला, ऑक्सीजन नहीं मिला, उनकी मौत हो गई। तो वो एक नाकामी है। कीमतें आसमानों को छू रही हैं। बेरोजगारी युवाओं का मुकद्दर बन चुका है। तनख्वाहें कम हो चुकी हैं। लोग रोजगार को तलाश ही नहीं कर रहे हैं। तो ये जो मायूसी का माहौल है, जो लोग इतना परेशान है और उनको मालूम कि ये इन मुद्दों पर जनता को जवाब नहीं दे पाएंगे, तो इसीलिए अपनी नाकामियों को कवर अप करने के लिए उन्होंने इस तरह का एक फैसला लिया है। सर, आप एक खुद बैरिस्टर है और इस लॉ के बारे में आप अच्छे से बता भी सकते हैं, लेकिन क्या आप इसको मुस्लिम या ट्राइबल विरोधी लॉ समझते हैं? तो हमारा बोलना यही है कि गुजरात में ट्राइबल लोग हैं, वो कैसे एक्सेप्ट करेंगे उसको? हमने तो कॉन्स्टिट्यूशन में उनको प्रोटेक्शन दिया है। ट्राइबल लोगों के कल्चर को कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन है उनको। कैसा करेंगे आप? छोटू भाई वसावा राजी हो जाएंगे क्या? जो ट्राइबल लोग, जो दूसरे बीजेपी में जो ट्राइबल लोग हैं, वो राजी हो जाएंगे इस यूनिफॉर्म सिविल कोड को? फिर डिस्टर्ब्ड एरियाज एक्ट क्यों है यहां पर? अच्छा, कौन सा स्कूल ऑफ थॉट होगा? दया बागा होगा, मिताक्षरा होगा? आपने शराब पे तो पाबंदी लगा दी कागज पे, मगर लोग शराब पी के मर भी रहे हैं गुजरात में। ये असल मुद्दों पर क्यों नहीं बात करते? तो इनकी पुरानी आदत है। और फिर विल का जो पावर है, उसको आप निकालेंगे क्या? विल पावर को खुद लॉ कमीशन ने कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की इस देश को भी जरूरत नहीं है। सर, क्या आपको लगता है कि हर कोई पॉलिटिकल पार्टी गुजरात चुनाव से पहले ठीक हिंदू कार्ड खेलने की कोशिश कर रही है? तो ये तो करती है ना बीजेपी। अब तो बीजेपी के साथ साथ दूसरी पार्टियां भी कर रही हैं। अब अकेले बीजेपी नहीं है, भाजपा नहीं है, तो सब मिलकर कर रहे हैं इसमें। तो आम आदमी पार्टी ने भी ठीक जो हिंदू देवी देवताओं के फोटो नोट्स पर लाने की बात की है, क्या इसे भी आप गुजरात चुनाव से जोड़कर देखते हैं? देखिए, जो बिल्किस बानो पर अपनी जबान नहीं खोल सकते, वो नोटों के बारे में बात कर रहे हैं, तब क्या बोलेंगे? जो आइडियोलॉजिकली भाजपा को अपोज नहीं कर रहे हैं, आप इन चीजों की बात कर रहे हैं। तो मेरा मानना यह है कि भारत की राजनीति की एक तल्ख हकीकत यह है, रियलिटी है, यह है कि कोई भी मुस्लिम समुदाय की बात करने को तैयार नहीं है। तो असदुद्दीन ओवैसी को आप सुन रहे थे। कई सारे आरोप जो हैं बीजेपी पर लगाए उन्होंने। सुधांशु त्रिवेदी जी लगातार बने हुए। सुधांशु जी, कैसे समझाएंगे ट्राइबल लोगों को आप? एक सवाल तो ये है, और दूसरा सवाल जो बात यहां पर वरिष्ठ वकील जो हमारे साथ अश्विनी उपाध्याय जी ने भी कहा कि ये हिंदू महिलाओं को बहुत लाभ नहीं देगा, तो क्या इसके मायने ये निकाले जाएंगे कि आप पर आरोप लगेंगे कि आपको मुस्लिमों को जो ज्यादा प्रिविलेज मिल रहा है उससे समस्या है, जबकि आप टिकट नहीं देते हैं, उनको समर्थन नहीं करते हैं, लेकिन आपको दिक्कत इस बात की है कि उन्हें ज्यादा चीजें कैसे मिल गई या एक्स्ट्रा प्रिविलेज कैसे मिल रहा है मुस्लिम पुरुषों को? थोड़ा लार्जर कॉन्टेक्स्ट में कहना चाहता हूं जी। आज समस्या जानते किस मानसिकता के ऊपर या को समस्या हो रही है शुभांकर जी? इस देश का जिस समय, आवाज आ रही है मेरी? जी, आपकी आवाज आ रही है सर। आपको आवाज आ रही है? जी, आपकी आवाज आ रही है सर। हाँ, तो मैं ये बात एक आपको डिफरेंट लार्जर कॉन्टेक्स्ट में कहना चाहता हूं। इस देश का जब विभाजन हुआ, इसके 3 टुकड़े हुए। पाकिस्तान और बांग्लादेश बने मुस्लिम राष्ट्र और भारत बना आंशिक मुस्लिम राष्ट्र। देखिए, मैं बात में गंभीरता से कह रहा हूं, भारत एकमात्र तथाकथित सेकुलर राष्ट्र है जिसमें शरिया को संवैधानिक मान्यता प्राप्त थी, जहां हज सब्सिडी दी जाती थी, जहां पर्सनल लॉ बोर्ड था, जहां वक्फ बोर्ड था। मैं विनम्रता से पूछता हूं, मुस्लिम देशों के अलावा एक सेकुलर देश बता दीजिए जहां पर की शरिया सर्वोच्च न्यायालय से ऊपर होती हो, तो मैं माफी मांग लूंगा। 2014 के बाद अब इस देश को
धीरे धीरे ट्रू सेकुलर कैरेक्टर यानी वास्तविक पंथ निरपेक्ष राष्ट्र बनाने की तरफ बात बढ़ रही है, तो जिनका आंशिक राज था यानी नवाबियत चली गई थी, बादशाहत चली गई थी, पर बादशाहत का जलवाए जलाल मौजूद रहना था, उन मानसिकता का प्रतिनिधित्व असदुद्दीन ओवैसी कर रहे हैं और उनको प्रॉब्लम हो रही है। अन्यथा मैं पूछ रहा हूं, मुझे बता दीजिएगा दुनिया में एक खोज के एक राष्ट्र जहां सुप्रीम कोर्ट और शरिया में कॉन्फ्लिक्ट हो तो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर शरिया रहा हो, नॉन मुस्लिम राष्ट्र, तो जो कहिएगा मैं माफी मैं राशिद अलवी जी और कलीमुल जी से इसका जवाब लूंगा सर, लेकिन एक बार पुरुषोत्तम रुपाला जी जो केंद्रीय मंत्री हैं, क्योंकि आज वो बीजेपी दफ्तर में बीजेपी की टोपी पहनकर इस चीज का अनाउंसमेंट कर रहे थे, एक बार जरा वो प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनते हैं जहां पर उन्होंने ये तमाम बड़ी बातें कही और इसको लेकर एक कमेटी बनाने की बात कही। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर गुजरात सरकार ने कैबिनेट में आज एक प्रस्ताव पास किया है जिसमें एक कमेटी बनाने की बात है। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला जी मौजूद है। सर ये बताइए, ये कमेटी में कौन कौन लोग रहेंगे, क्या रहेगी ये कमेटी? हाईकोर्ट के माननीय निवृत्त न्यायमूर्ति जी की अध्यक्षता में कमेटी बनेगी। कमेटी की रचना करने का अधिकार माननीय मुख्यमंत्री श्री को दे दिया गया है। कमेटी में 4 सदस्य रहेंगे और समय और उनके काम करने की अवधि वो कमेटी का निर्णय करने के साथ हो जाएगा। सर लेकिन जो कमेटी पास हुई है ये कहा जा रहा है कि कैबिनेट का डिसीजन है, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो बीजेपी दफ्तर से की जा रही है, कहीं ना कहीं बीजेपी राजनीति कर रही है इस पे। देखो, सरकार जिस पार्टी की होती है उस पार्टी को इतना तो अधिकार देना चाहिए कि उनकी सरकार क्या काम कर रही है। वो इनकी सरकार के बारे में पार्टी के अधिकारी या पार्टी के पदाधिकारी, वैसे तो पार्टी सरकार के गृह मंत्री जी ने ही ये घोषणा आपके सामने की है, तो इसमें कोई बहुत महत्वपूर्ण बात मेरी दृष्टि से नहीं है। लेकिन सर कहीं ना कहीं ये भी माना जा रहा है कि आम आदमी पार्टी ने जिस तरीके से गणेश जी और लक्ष्मी जी की करेंसी नोट पर तस्वीर लाने की बात की थी, एक हिंदुत्व का कार्ड खेलने की कोशिश की थी, उस पर बीजेपी एक बड़ा कॉमन सिविल कोड की बात कर रही है। देखो, ये किसी के साथ तुलना करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अभी आप इनका रिएक्शन देख लेना कि इसके बारे में क्या बोल रहे हैं, सभी के बारे में, सभी नागरिकों के बारे में क्या सबकी राय है। अब सब लोग बोलने लगे कि ये चुनाव है इसलिए हम कर रहे हैं। लेकिन ओवैसी तो ये कह रहे हैं कि ये चुनाव है और चुनाव में मुस्लिमों को ही कहीं ना कहीं टारगेट किया जाए। इसमें कहाँ मुस्लिमों को टारगेट करने का कोई विषय ही नहीं है, सबको एक समान मानने का अधिकार है। वैसे तो इसमें एक प्रकार से आप ये कह सकते हैं कि मुस्लिमों को हिंदू के साथ एक लेवल पे मानने की सरकार की मंशा है। लगता है कि इससे फायदा होगा चुनाव? अरे फायदा तो चुनाव में फायदे के लिए हर चीज नहीं होती है, कुछ चीज राष्ट्रनीति के लिए भी होती है। ये देश के लिए है कुछ चीजें जो देश के सुचारू संचालन के लिए, नागरिकों के हित के लिए और राष्ट्र को खड़ा करने के लिए कुछ निर्णय करने पड़ते हैं। वो सारे निर्णय राजनीतिक मानना ये भी उचित नहीं है। तो यहां पर आप सुन रहे थे केंद्रीय मंत्री को कलीमुल हफीज साहब हमारे साथ बने हुए। कलीमुल साहब, जिस तरह से पुरुषोत्तम रुपाला जी ने कहा वो तो कह रहे हैं कि जो भूल पहले हुई थी मुसलमानों को मुख्य धारा में शामिल कर रहे हैं और आप लोग को तो स्वागत करना चाहिए। बाकी वो कह रहे हैं कि ठीक है, सियासी पार्टी है, अगर हमारे एजेंडे में पहले था तो कभी भी इंप्लीमेंट करें। और अभी इनको चुनाव के वक्त याद आ रहा है। ये बात सच है कि अब इनसे बड़े हिंदुत्व बनने की होड़ में आम आदमी पार्टी है। यानी छोटे ने बड़े के सामने गुगली फेंकी कि नोट पे गणेश जी की या लक्ष्मी जी की फोटो होनी चाहिए, तो बड़े फिक्स हो गए। अब बड़े के पास कोई जवाब नहीं था तो बड़े ने अपने पिटारे से एक नया शगुफा निकाला है। तो ये अब ये दोनों तय करेंगे कि आखिर इनमें कौन बड़ा है। लेकिन हमारा कहना सिर्फ इतना ही है कि जब भारत सरकार के लॉ कमीशन ने बाकायदा ये रिकमेंड कर दिया कि ना ये डिजायरेबल है और ना ये नेसेसरी है, तो ये सिर्फ एक चुनावी स्टंट है। वरना अगर भारत सरकार सीरियस है तो ड्राफ्ट लाए, बताए देश को कि कौन सा वो लाना चाहती है। दूसरी बात, अगर वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल के लिए इतनी सीरियस है तो आखिर नशाबंदी पे कानून क्यों नहीं लाती देश में? क्यों राज्य सरकारें अपनी आर्थिक नीति नशे की आमदनी से तय करती हैं? जब कोरोना में सब कुछ बंद था तब भी दिल्ली में शराब की दुकानें खोल दी गई, इसलिए कि सरकार चलती है शराब की आमदनी से। यानी कि आज डायरेक्टिव प्रिंसिपल का एक तरफ तो आप धज्जियां उड़ा रहे हो और दूसरी तरफ आप इसकी बात करते हो यूसीसी की। हमारा सिर्फ कहना यही है कि सिर्फ
चुनावी फायदे के लिए या मुसलमानों को चुनावी फायदे के लिए आप कह रहे हैं। किया सुधांशु जी कुछ कहना भी चाह रहे हैं, उनके पास भी जाऊंगा, संगीत जी के पास भी जाऊंगा, लेकिन राशिद जी, सुधांशु जी ने कई सारे सवाल उठाए थे कि जिस तरह से भारत एकमात्र सेकुलर देश है जहां पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड रहा, सब्सिडी मिलती रही, तो बहुत सारी एक तरीके से वो कह रहे हैं कि गलतियां हुई हैं इतिहास में जिसे सही करने की जरूरत है, और वो बीते कई सालों से वे कह रहे हैं, इसलिए चुनाव से ना जोड़ा जाए इसे और लार्जर पिक्चर में देखकर चीजों को दुरुस्त किया जाए, मुसलमानों को भी मुख्य धारा में शामिल किया जाए, अगर किसी को लग रहा है कि यह विशेष तौर पर मुसलमानों को लेकर है। देखिए, मैं सुधांशु जी की बातें सुन रहा था और मुझे बड़ा ताज्जुब हो रहा था। उनके हिसाब से तो 2014 से पहले यहां पे मुस्लिम राज था, 2014 के बाद सेकुलर राज हुआ है। मेरे ख्याल से वो भूल रहे हैं कि मोरारजी देसाई की सरकार में भी बीजेपी शामिल थी, क्या वो मुस्लिम राज था? वीपी सिंह की सरकार में बीजेपी सपोर्ट कर रही थी, क्या मुस्लिम राज था? और अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार 6 साल रही है, क्या वो भी मुस्लिम राज था? मेरे भाई, आप मेरे दोस्त हो, आंखें बंद करके नरेंद्र मोदी की इतनी वो मत करो, इतिहास को पढ़ो। तो अटल बिहारी वाजपेयी को भी पीछे छोड़ दिया। मैं एक बड़े अदब से आपसे पूछता हूं, आपने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है? आर्टिकल 44 कहता क्या है? आर्टिकल 44 ये नहीं कहता इसको इंप्लीमेंट कर दीजिए। आर्टिकल 44 कहता है, लफ्ज एंडीवर है, कोशिश कीजिए यूनिफॉर्म सिविल कोड की। कोशिश का मतलब है तमाम लोगों से मशवरा कीजिए, आप राजनीतिक दलों से भी कीजिए, मुसलमानों से भी कीजिए, उनके मशवरे से बनाइए। लेकिन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के अंदर जो 14-15 दूसरे आर्टिकल्स हैं, उसमें कहता है कि सरकार को ये करना चाहिए। राशिद जी, उन किसी आर्टिकल की बात राशिद जी, आप कह रहे हैं कोशिश कीजिए, लेकिन जब शाहबानो केस आता है 85 में, तो उसे कहा गया कि पर्सनल लॉ में दखल है और उसको देखकर उसे बदल दिया गया। तो कोशिश तो छोड़िए, आप लोग तो बिल्कुल तैयार ही नहीं थे, जीरो टॉलरेंस लग रहा था। देखिए, जब देखो मेरे भाई, आप एंकर हैं, आप एक तरफ मत खड़े हो। नहीं, मैं सुधांशु जी सवाल पूछ रहा हूं सर। आप एक भी बात बीजेपी से नहीं पूछ रहे, अपोजिशन से पूछ रहे। नहीं सर, ये आप बहुत ही गलत तरीके के आरोप लगा रहे हैं। अगर आपने इस चर्चा को सुना होगा, शुरुआत में सारे काउंटर क्वेश्चन मैंने बीजेपी से सियासत को लेकर पूछे हैं, तो मीडिएटर पर सवाल मत कीजिए, मेरा काम है हर प्रवक्ता से काउंटर करना। आप सबसे पहले ये पूछिए बीजेपी से कि जब हिमाचल का चुनाव इलेक्शन कमीशन ने ऐलान कर दिया, गुजरात के चुनाव की डेट्स क्यों नहीं आई? गुजरात के अंदर कैसे हिम्मत हो गई ये कमेटी बनाने की? क्या इसीलिए डेट्स नहीं आई थी? आप तो देश को बर्बाद कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन पे भी आपका दबाव है, मैं खुल के आपसे कह रहा हूं। ठीक है, क्यों नहीं गुजरात की डेट्स आई? ये सवाल और आपको याद होगा, पहले कई बार पूछा है कि गुजरात चुनावों में इलेक्शन की तारीखों के ऐलान के पहले क्यों, लेकिन राशिद साहब, मैं चाहूंगा एक बार आप भी जवाब दे दें। वो सवाल मैं उनसे पूछूंगा, इसके बाद उन्हीं सवाल पूछूंगा, लेकिन एक बार आपसे फिर सवाल पूछूंगा मैं। जो बात सुधांशु जी ने आरोप लगाया, ये सवाल मैंने ही पहले पूछा था कि कांग्रेस पार्टी पर बार बार ये आरोप रखते हैं कि तुष्टीकरण की सियासत के लिए आपने इन चीजों को चलने दिया। बार बार ये आरोप रखते हैं, चाहे शाहबानो केस हो या यहां पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में हस्तक्षेप ना करने की बात हो। देखिए, तुष्टीकरण का मतलब होता है किसी को उसके हक से ज्यादा दे देना। आपकी तनख्वाह 1 लाख रुपए है, आपको 2 लाख दी जा रही है, यह तुष्टीकरण है। मुसलमानों की तो 2.5% आबादी भी गवर्नमेंट सर्विसेज में नहीं है। मुस्लिम पुरुषों को ज्यादा शादी करने की इजाजत देना, 15 साल की लड़की को शादी की इजाजत देना, आपको नहीं लगता कि ये उन महिलाओं के साथ गलत है जो मुस्लिम महिलाएं हैं? सुनिए, मुझे एक मिसाल, मेरे भाई एक मिसाल दीजिए कि किसी मुसलमान ने हिंदुस्तान में 15 साल की लड़की से शादी की हो। आज ही पंजाब, कोई मुसलमान, जितने लोगों को जानता हूं, आज ही सर, एक मिनट भाई, मुझे बोलने तो दो। जी बोलिए, आप बात पूरी कीजिए। भाई मेरी बात सुनो जरा। मैं जितने मुसलमानों को जानता हूं, किसी की 2 बीवियां नहीं है, और मेरे बहुत सारे हिंदू दोस्त हैं जो मुसलमान हो के 2 शादियां कर रहे हैं, 1-2 नहीं कर रहा है। और मैं एक मुसलमान को नहीं जानता, और ठीक है आप मुसलमानों पे फोड़ते हो। मुसलमानों के अंदर सबसे कम तलाक होती है। आपने 3 तलाक का कानून बना दिया और कह दिया कि इनके हस्बैंड को जेल में भेज देंगे जो
3 तलाक बोल देगा। ठीक है, आप देश को ले जा ठीक है सर। हालांकि आज ही का एक मामला है, पंजाब हाईकोर्ट में गया है, 15 साल की लड़की की शादी का मामला है। अगर आप चाहेंगे तो आप पढ़ लीजिएगा। सुधांशु जी से मैं जवाब ले रहा हूं। पंजाब हाईकोर्ट में आज मामला गया था जिसमें आया 15 साल की मुस्लिम लड़की अपनी पसंद के व्यक्ति से शादी कर सकती है, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के आधार बनाकर। लेकिन सुधांशु जी, आप पर कई सारे आरोप लगाए राशिद जी ने, और यह कहा है कि आप लोगों ने देश में एक माहौल बना दिया है कि 2014 के पहले मानो इस्लामिक देश चल रहा था, मोदी जी के आने के बाद अब सेकुलरिज्म आ गया है, चीजें दुरुस्त हो रही हैं, पहले सब कुछ खत्म था। देखिए, मैं पुनः कह रहा हूं, उसमें मोरारजी की सरकार, अटल जी की सरकार, मैंने क्या कहा, संवैधानिक दृष्टि से आंशिक मुस्लिम राष्ट्र था। हमारे पास वो सत्ता शक्ति नहीं थी कि हम संवैधानिक परिवर्तन कर सकते। जो मैंने मूल प्रश्न किया है उसका उत्तर हमारे विपक्ष के कोई भी प्रवक्ता बता दें। मुझे एक मुस्लिम राष्ट्र, गैर मुस्लिम राष्ट्र बता दें, सेकुलर छोड़िए, जहां शरिया सर्वोच्च न्यायालय से ऊपर हो, जहां पर तलाक बिद्दत, जहां पर मेहरम, जहां पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जहां वक्फ बोर्ड, हज सब्सिडी और मौलवियों को सरकारी खजाने से तनख्वाह मिलती हो। कोई एक सेकुलर देश बता दीजिए। और आपने कहा कि उनके हक की बात है जनाब, तो मैं कहना चाहता हूं, भारत सरकार के बाद यदि सबसे ज्यादा जमीन किसी इंस्टीट्यूशन के पास है तो वो वक्फ बोर्ड है, हिंदू मंदिर नहीं है। जबकि मुसलमानों की आबादी 2011 के अनुसार 15% है, हिंदुओं की आबादी 80% है, मगर वक्फ बोर्ड के पास सरकार के बाद सबसे ज्यादा जमीन है। और आप कह रहे हैं स्पेशल स्टेटस नहीं है। और जो आपने 2.5% सरकारी नौकरी की बात कही, तो मैं याद दिला दूं, गुजरात में 27 साल से हमारी सरकार है, वहां मुस्लिम आबादी है 8% और सरकारी नौकरियों में लगभग 8%। सबसे ज्यादा हल्ला मचाने वाले बंगाल में 27% मुस्लिम आबादी, सरकार में 1.7%। उत्तर प्रदेश में, जहां से आप भी है, एक जमान मुस्लिम आबादी 18%, सरकार में 2%। ये क्यों हुए? जबकि आजादी के समय सबसे पढ़ी लिखी कम्युनिटियों में से एक था। ऐसा नहीं कि 90% मुसलमान चले गए पाकिस्तान इसलिए वो खत्म हो गया। अपने को जिस ढंग से कांग्रेस ने उनको मुलव्विस किया कि पढ़ाई लिखाई नेशनल मेन स्ट्रीम इससे दूर हो जाओ, वक्फ बोर्ड, पर्सनल लॉ बोर्ड और मौलवियों के फतवे इसी में फंसे रहो। और वो मैं कोट कर रहा हूं, राजीव गांधी की सरकार के एक कैबिनेट मिनिस्टर ने ही बोला था, ये आरिफ साहब ने खुद बताया कि जब शाबानो केस आया तो उसने कहा कोट अन कोट, अगर मुसलमान गटर में पड़े रहना चाहते हैं तो उन्हें पड़े रहने दो, क्यों निकालने की कोशिश कर रहे हो? अब साहब ये तो आपकी सरकार के जमाने का मामला है, अब आप ही जवाब दे दीजिए, वो सच बोल रहे थे या राजीव गांधी जी ने किस मंतव्य के साथ यह काम किया था शाबानो केस का? और अंत में मैं कह दूं, मुझे जो स्टैंड पता था, जो हम लोग को पढ़ के, आप तो सीनियर हैं, पार्लियामेंट में यह स्टैंड लिया था भारत सरकार ने कि मजहबी मामला है, मजहबी मामले में कोई जुडिशियल स्क्रूटनी नहीं होगी, जो मजहब कहेगा वो मानेंगे। ओह, एक तरफ ये था, अगले साल राम जन्मभूमि के मुद्दे में कहा कोई मजहबी बात नहीं चलेगी, जुडिशियल स्क्रूटनी से कहना होगा, साबित करना होगा कि भगवान राम नहीं थे, कागज दिखाने पड़ेंगे। मैं राशिद जी आपके पास आऊंगा, सुधांशु जी आपके पास भी आऊंगा, लेकिन आप प्रोफेसर संगीत रागी, जब सीएनआरसी आया तो फिर कहा कागज नहीं मानने पड़े। मैं आ रहा हूं अभिषेक जी आपके पास भी आ रहा हूं। संगीत रागी जी, देखिए ये विवाद जो है, ये विषय जो है, ये काफी पहले से चला आ रहा है, लेकिन जो इसकी टाइमिंग है, इसको लेकर फिर मेरा आपसे सवाल ये है कि क्या आम आदमी पार्टी ने बीजेपी की उस कमजोर नफ्स को पकड़ लिया जो उसकी ताकत है, और यही वजह है कि बीजेपी अब फ्रंट फुट पर खेल रही है उन मुद्दों के साथ जो उसकी ताकत है? देखिए, मुझे नहीं मालूम है, लेकिन मैं इतना चीज मैं जानता हूं कि जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स चल रहा था तो के.एम. मुंशी जी ने और कृष्णा अय्यर दोनों ने बात कहा था कि ये कम्युनिटी पर मत छोड़िए, क्योंकि एक मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव थे, उनका यही कहना था कि आप मुसलमानों पर छोड़ दीजिए, कम्युनिटी पर छोड़ दीजिए तय करने का यूनिफॉर्म सिविल कोड का मामला। और तब उन्होंने कहा था, इसके जवाब में यदि ऐसा हुआ तो ये कभी हो ही नहीं सकता था। मुझे लगता है कि के.एम. मुंशी और कृष्णा अय्यर की बात आज सही हो रही है। 70 साल में मुस्लिम समाज को यह देश नहीं समझा पाया है कि इस देश को यूनिफॉर्म सिविल कोड चाहिए। लॉ कमीशन से बड़ा सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन है, और कोई एक नहीं है, 9 ऑब्जर्वेशन ऐसे हैं। राशिद अलवी जी कह रहे थे कि भाई विविधता में एकता। अरे भाई संगीत रागी जी, अगर बीजेपी को इतनी चिंता मुसलमानों की तो टिकट क्यों नहीं देते हैं? गुजरात में कई मुसलमान को टिकट देने वाले हैं, यूपी में कई मुसलमान को टिकट दिया। नहीं, अगर मुसलमानों को मुख्य धारा में इतना शामिल करने का वो है तो फिर टिकट से दूरी क्यों?
क्या आप हमसे सवाल पूछ रहे हैं? सुधांशु जी ने उंगली उठाई। सुधांशु जी, ये संगीत जी की बात थी, लेकिन आप ही जवाब दे दीजिए। अगर मुस्लिम महिलाओं को मुख्य धारा में लाने की आप लोग के अंदर इतनी इच्छा शक्ति है, देता हूं जी, तो मैं पूछना चाहूंगा सर, 403 यूपी में एक टिकट नहीं दिया, गुजरात में कितना देंगे? सवाल पूछते हैं सुधांशु जी, पूछिए ना। अभी देखेंगे कितना 18% टिकट देंगे मुसलमानों को गुजरात में। अभी लिस्ट आने वाली है। अभी तो हल्ला मचाए थे ना ऋषि सुनक के बनने पे, मुस्लिम प्रधानमंत्री होना चाहिए। हमारे विपक्षी बता दें, मुस्लिम कैंडिडेट प्रधानमंत्री पद का घोषित कर देंगे 24। पूछिए, समझ में आ जाएगा। दूध का दूध, पानी का पानी। राशिद जी, उत्तर प्रदेश में दिया था 20% मुसलमानों को टिकट। पूछिए किसने दिया था। आप लोगों ने भी कहा, आपकी पार्टी कई नेताओं ने कहा कि मुसलमान को देश का प्रधानमंत्री बनना चाहिए। अनाउंसमेंट तो आप लोग भी नहीं करते, खाली वोट ले लेते हैं बीजेपी का डर दिखाकर। मुझे कहना ये था बात कि मुझसे जो कह रहे हैं आप? भी सवाल पूछ रहे हैं सर, सुधांशु जी ने आप पर आरोप लगाए हैं। देखिए, मैं एक बात कहूं सुधांशु जी, कांग्रेस पार्टी ने हिंदुस्तान की आजादी के बाद कितने मुसलमान मुख्यमंत्री दिए हैं। अंतुले महाराष्ट्र जैसे स्टेट के मुख्यमंत्री रहे, गफूर साहब बिहार के रहे, बरकतुल्ला राजस्थान के रहे। ये सब कांग्रेस ने किया। कांग्रेस ने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया दिए। कांग्रेस हिंदू मुसलमान नहीं करती, वो काम तो सिर्फ आप करते। लेकिन आपने अभी जो कहा ना कि बंगाल के अंदर 1% मुसलमान है सरकारी नौकरियों में, यूपी में 2% है। ठीक है, ये मुसलमानों का तुष्टीकरण हुआ 70 साल में, तभी तो हो रहा है। ठीक है, क्योंकि वक्त सर इजाजत नहीं दे रहा है, इसलिए माफी से सबको रुकूंगा। लेकिन फिलहाल जो बड़ी बात निकल कर आ रही है वो ये कि धर्म की बात जो है वो उफान पर है। यूनिफॉर्म सिविल कोड एक ऐसा मसला जो बीजेपी के एजेंडे में हमेशा से रहा। बीजेपी कह रही है सियासत से दूर रखा जाए, लेकिन टाइमिंग को लेकर सवाल है, क्योंकि गुजरात में चुनाव की तारीखों का ऐलान होने वाला है। ऐसे में क्या इसे इंप्लीमेंट होना चाहिए? क्या ये चुनाव से संबंधित है? ऐसे बहुतेरे सवाल थे जिनके जवाब हमने तलाशने की कोशिश की, तमाम नेताओं से सवाल पूछे। आपको क्या लगता है? अभी सोचेगा। आज तक HD सबसे तेज, सबसे ज्यादा।